हेलो एवरीवन। आज हम इस पोएम लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रोक के अंत की तरफ है। देखिए, वैसे तो बहुत सी महान रचनाओं और बहुत से क्रिएटिव कामों का कोई अंत नहीं हुआ करता है, मगर परीक्षा के हिसाब से और पढ़ने पढ़ाने के हिसाब से आज हम इस पोएम को परीक्षा के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा, ख़त्म करेंगे। आज हम इसमें इसकी समरी देखेंगे। आज हम इसमें अल्यूजन्स हैं उन पे बात करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो भी साथ साथ आएंगे। एक एकेडमिक डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि इस कविता में क्या बात है, इसका मीनिंग क्या है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इस कविता की तरफ आते हैं। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि जो पीछे की 2 क्लासेस अपन ने रखी थी इस पे, उसमें हमने पढ़ा था मॉडर्निज्म के बारे में। मॉडर्निज्म के बाद इसमें जो भी प्रीकर्सर थे, जो भी मेन फिगर्स थे जिन्होंने इसकी दशा और दिशा दी इस पूरे मूवमेंट को, उनके बारे में देखा था। इसके बाद हमने टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद इस कविता का अपन ने एपिग्राफ देखा था और उस एपिग्राफ को एपिलोग और प्रोलोग के साथ रख के प्रोलोग के साथ समझा था। इसमें एपिग्राम की भी बात करी थी अपन ने। इसके बाद हमने कुछ नैरेटिव टेक्निक की बात करी थी जो कविता में दिखती हैं, जैसे हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की बात, इंटीरियर मोनोलॉग की बात करी। हमने मोनोलॉग से समझना शुरू किया था, सोलोलिकी असाइड, और उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग जो उसी मोनोलॉग का हिस्सा हैं, उनको देखने का शुरू किया था। अब हम आज कविता की तरफ आते हैं। उससे पहले इस कविता के बारे में एक छोटी सी चर्चा और करते हैं। वो ये है, द लव सॉन्ग of Alfred Prufrock ये कब आई है, इसने कब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है, इस पे भी 1 मिनट के अंदर कुछ चीज समझते हैं। देखिए, ये कविता एलियट ने वैसे लिखी तो 1911 के आसपास थी, और इसका जिक्र उनका एक रफ ड्राफ्ट में मिलता है, और वो रफ ड्राफ्ट का नाम था इंस्टेंटेशन ऑफ मार्च हेयर। इसमें इसका जिक्र मिलता है और 1911 में ये लिखी गई, ये पता चलता है। इस वक्त एलियट पेरिस में या म्यूनिख में उस तरफ के दौरे पे थे। वो पेरिस कल्चर को समझ रहे थे, वहां सिंबलिज्म पे काम हो रहा था, उसको समझ रहे थे। तो एक खास बात तो इस कविता की ये है, और इस 1911 की डेट से हमारा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा इस कविता के बारे में। वो कंफ्यूजन क्या है? जैसे इस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये लंदन शहर की बात है, मगर ये बात खारिज होती है, क्योंकि 1911 तक एलियट हैं, वो लंदन के आसपास भी नहीं है, वो इंग्लैंड की तरफ हैं ही नहीं। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है एलियट कहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ वो पैदा हुए, सेंट लुइस में, जो मिड वेस्टर्न एरिया है अमेरिका का, वहीं उसी जगह की चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी ये। हालांकि कविता में ऐसे कोई मेजर रेफरेंस नहीं देते शहर के नाम के, मगर इस 1911 की डेट से अंदाजा ये लग रहा कि लंदन शहर की खास बात नहीं है। दूसरी बात, ये पोएम पब्लिश कब हो रही है? इस पोएम को पब्लिश करवाने के लिए एलियट को मनाया जाता है। एलियट वॉज नॉट रेडी टू पब्लिश इट बिकॉज ही थॉट इट इज न्यू एंड रिडिकुलस। ये ऑडियंस को अपील नहीं करेगी। इसकी टेक्निक अलग है, इसकी सोच अलग है, इसमें एल्यूजन्स हैं, फ्रेगमेंटेशन है, मोनोलॉग है, तो क्या पता ऑडियंस को पसंद नहीं आए। और ऊपर उन्होंने लव सॉन्ग भी लिख दिया।
उसी किपलिंग वाले ट्रेडिशन में। ये लव सॉन्ग भी नहीं है, एंटी रोमांटिक है। तो अब करें क्या? एजरा पाउंड इन्हें कहते हैं, आपको ये पब्लिश करनी ही पड़ेगी। एजरा पाउंड इनसे पब्लिश करवाते हैं 1915 में। हैरियट मोनरो थी, उनका जो मैगजीन था पोइट्री वर्स, वहां एक तरह से पब्लिश हो रही है 1915 के अंदर। फिर 1917 में ईगोइस्ट के अंदर पब्लिश हो रही है प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। इन एजरा पाउंड का और हैरियट मोनरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस पोयम के सिलसिले में। इस पोयम में प्रूफ रॉक परविलियन नाम से एक स्टेंजा दिखेगा अपन को, नाम नहीं है उसका, अलग से लिखा हुआ, मगर जहां नाइट की और उन सब चीजों की बात हो रही है वहां इसमें एटलीस्ट 32 लाइन थी। एजरा पाउंड ने इसे एडिट किया और 3-4 लाइन तक लिखा, 32 से 3 लाइन तक। ये एजरा पाउंड का इनकी पोइट्री में कंट्रीब्यूशन है। आगे यही एजरा पाउंड वेस्टलैंड को भी एडिट करते हैं। तो एजरा पाउंड और एलियट दोनों दोस्त हुए, दोनों ने एजरा पाउंड एडिट करते हैं इनके वर्क को। मोनरो का भी कंट्रीब्यूशन रहा। ये एक छोटी सी जानकारी थी कविता के हिसाब से। और पहला जो इसका नाम रखा गया था वो था प्रूफ रॉक अमंग वुमेन। ये नाम भी क्यों रखा गया था, ये जब अपन समरी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। यहां एक ये बात, छोटी सी बात। अब हम कविता की तरफ आते हैं। अब कविता में क्या जिक्र है उसको देखते हैं। देखिए, जहां हम कह रहे हैं कि हम ये पढ़ चुके हैं एपिग्राफ, और एपिग्राफ में अपन ने ये चर्चा करी थी कि ग्यूडो डा मॉन्टेफेल्ट्रो हैं, ग्यूडो ऑफ मॉन्टेफेल्ट्रो, वो क्या कर रहे हैं, हेल में है, दांते से चर्चा बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या सिन कमिट किए, क्योंकि उन्हें पता है दांते अब नीचे जाके दुनिया को एक्सप्रेस नहीं करने वाले। और इसी चीज में हिंट मिल रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ये अपन पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे इसके ऊपर, वक्त बर्बाद करने की चीज रहेगी। हम पहली लाइन से आगे बढ़ रहे हैं कविता की। लेट्स गो देन यू एंड आई। इस लाइन में एक पेज है, वो क्या है? देखिए, कविता तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, मगर यहां ट्रोकेइक टेट्रामीटर नजर आ रहा है पहली लाइन में। अब ये समस्या कैसे, अगर कविता ही फ्री वर्स में है तो ट्रोकेइक टेट्रामीटर कैसे आ सकता है, इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह की मेजर चीजें अपन देखते हैं। फ्री वर्स, कविता का जो स्कैंशन की बात कर लेते हैं, एक ब्लैंक वर्स। फ्री वर्स क्या है? यहां मीटर और यहां राइम। अपनी आम जबान में कहूं तो यहां बहर और यहां काफिया, दोनों नहीं देखने को मिलते हैं। ब्लैंक वर्स में मीटर मिलता है, जैसे कहें आयम्बिक मीटर, और खासकर आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये क्या है? वैसे तो इस बात की चर्चा हमने पीछे जब सोनेट पढ़ा था तो बहर और काफिये को कविता में क्या जरूरत होती है उसको खोल के पढ़ा था। आज हल्का सा 1 मिनट में इस पे हिंट करते हैं, ताकि पहली लाइन की जो एक समस्या खड़ी हुई है उसका अपन रिजोल्व कर पाए। तो देखिए, मैंने कहा मीटर और काफिया। अभी मीटर, बहर और काफिया होता क्या है? जैसे अपन गालिब का एक शेर लिखते हैं, दिल नादां तुझे हुआ क्या है आखिर, इस दर्द की दुआ क्या है। अब देखिएगा,
ये जो क्या है रिपीट हो रहा है लास्ट में, ये इसका काफिया है, ये या इसकी, ये भी कह सकते हैं ये इसका तुक या तुकबंदी है। तो तुक को कविता में वर्टिकल नापा जाता है। अब इसकी बहर क्या है, इसका वजन क्या है, मीटर क्या है, और इन सब चीजों को पढ़ने की जो विधा अपन स्कैंशन बोलते हैं, SCANSI, स्कैंशन। तो बहर क्या होगी, हर शब्द का वजन कितना है। जैसे अपन जब भी कुछ बोलते हैं तो एक शब्द वजनी एक कम वजन, एक वजनी एक कम वजन, जैसे अपन ऐसे समझते हैं डा डम या फिर डम डा, एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस के हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल नापा जाता है। ये दोनों चीजें कविता की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। अब मैंने कहा इस कविता में ट्रोकेइक मीटर पहली लाइन में दिख रहा है। वैसे ये फ्री वर्स की कविता है, पहली लाइन में दिख रहा है। इस फ्री वर्स को और इस पे बात करेंगे, अभी एक चीज देखते हैं। मैंने कहा है फ्री वर्स ट्रोकेइक टेट्रामीटर दिख रहा है। टेट्रामीटर, वैसे अंग्रेजी की मोस्ट ऑफ द पोइट्री है वो आयम्बिक पेंटामीटर में हुई है। यहां ट्रोकेइक टेट्रामीटर दिख रहा है। इसमें क्या होगा, ट्रोकी में क्या होता है, ट्रोकी की खास बात है इसमें एक स्ट्रेस सिलेबल होगा, एक अनस्ट्रेस होगा, यानी कि डाडम, यानी कि पहला जो सिलेबल है उस पे वजन, दूसरे पे कम वजन, अगले पे वजन, दूसरे पे कम वजन, तो लय चलती है डाडम इस हिसाब से। पेंटामीटर होता है, उसमें क्या होता है, आयम्बिक जो मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक के अंदर उल्टा है, पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो यहां पहली लाइन लेट्स से शुरू हो रही है, वो स्ट्रेस लेट्स, पहला जो सिलेबल आ रहा है वो स्ट्रेस आ रहा है, फिर अनस्ट्रेस आ रहा है। टेट्रामीटर में 8 सिलेबल, इसके अंदर 4 हैं सिलेबल, एक सिलेबल के अंदर अपने पास 2 फीट हुआ करते हैं, तो 4 तो स्ट्रेस हो गए और 4 अनस्ट्रेस हो गए, तो यहां 8 दिख रहे हैं। सॉरी, यहां अपन को 4 स्ट्रेस सिलेबस दिख रहे हैं और 4 अनस्ट्रेस सिलेबस दिख रहे हैं। मगर मैंने कहा ये तो फ्री वर्स की कविता है, ये यहां ट्रोकेइक टेट्रामीटर कैसे आ गया। एलियट की कविता में एक इस प्रूफ रॉक में पूरे में देखने को क्या मिल रहा है, यहां कई कई जगह पे लाइन भी है, कुछ राइम भी है, कुछ एक लाइंस में, कई जगह पे एक आधी जगह मीटर भी दिख रहा है। मगर एक आधी जगह दिखने से फ्री वर्स को नकार नहीं सकते हैं आप, है पूरी पोएम वैसे देखा जाए फ्री वर्स में, एक आधी जगह कोई चीज आने से चीजें बदल नहीं रही हैं। अब ये फ्री वर्स को जैसे मैं पीछे डिफाइन कर चुका हूं, इसको कॉइन करने का श्रेय जा रहा है ज्यादा, वो जा रहा है लोफाज एक सिंबलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ बड़ा फिगर थे। सिंबलिज्म जिसे अपन देखते हैं, कुछ नया कोइन सिंबल्स के जरिए कविता को बताया जाए, और यूल लफाज से एलियट इंस्पायर थे काफी ज्यादा सिंबलिज्म से। तो वो फ्री वर्स क्यों यूज कर रहे हैं, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है, फ्री वर्स जो नए नए सिंबल गढ़े जा रहे हैं वो राइम के अंदर बैठने में समस्या आ रही है। अब सिंबल को देखेंगे तब हमको दिखेगा राइम नहीं बन पा रही है वहां से। और आज की जो दुनिया है वो बेतरतीब है, वो राइम और मीटर के हिसाब से आप नाप ही नहीं सकते हैं उस दुनिया को। वो तो खुद सलीके की नहीं है, कायदे की नहीं है, वहां तो खुद ही फ्रेगमेंटेड, इंसान ही फ्रेगमेंटेशन से गुजर रहा है, इंसान ही बेतुकेपन से गुजर रहा है, तो राइम और मीटर कैसे दिखाएंगे। मगर पहली लाइन में है, पहली लाइन क्यों है ये भी देखेंगे। तो यहां लफाज से इंस्पायर होके सिंबलिज्म के तरीके से फ्री वर्स की तरफ जा रहे हैं टीएस एलियट, और सिंबल्स आपको नए नए यहां दिखेंगे, हमने कभी सुने नहीं है इस तरह के सिंबल होंगे। तो ये थोड़ी फ्री वर्स और इन सब की बात थी। अगर कविता के हिसाब से तो इसे अपन कह सकते हैं कि इर्रेगुलर मीटर है, ना तो कोई राइम है ना कोई मीटर, कहीं कहीं डाल दी, कहीं कहीं इंटरनल राइम, एंड राइम, कहीं ना कहीं राइम दिख रही है।
ये प्रोसेडी वाली हिस्से जब कभी प्रोसेडी का जिक्र होगा तब पढ़ेंगे, ऐसे मैं कर चुका हूं पीछे सोनेट में जिक्र, वहां आपको समझना है, वहां से समझ सकते हैं। आज सिर्फ अपन बेसिक सी बात करी है इसके बारे में। अब बात आती है पहली लाइन में कहां क्यों दिख रही है। पहली लाइन में दिखने की वजह क्या है? लेट्स गो यू एंड आई, ये लाइन आपको कॉपी दिख रही है जो मीटर विलियम ब्लेक की टाइगर नाम से पोयम है, उसकी भी पहली लाइन ट्रोकेइक टेट्रामीटर में है। तो वैसा ही मीटर यहां पे हमको कैसा, वैसा ही पहली लाइन का मीटर दिख रहा है। आगे नहीं दिखेगा, ये सिर्फ पहली लाइन में दिखा है। आगे क्यों नहीं दिखेगा, इस पे भी चर्चा करते हैं। लेट्स गो then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient ether eyes upon a table। पहली लाइन की अपन ने समझा नहीं है, समरी नहीं जानी है, पहली लाइन के सिर्फ मीटर पे बात हुई है। अब इस लाइन को समझने के लिए एक छोटी सी चर्चा और करेंगे, कड़ियों को जोड़ के पढ़ना, जहां कुछ आया वो अपन ने एक्सप्लेन कर लिया, समरी की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, अब उसको देखते हैं। टी.एस. एलियट की ये कविता किसके बारे में? प्रूफ रॉक के बारे में। प्रूफ रॉक कौन है? जब कविता पढ़ते हैं तो पता चलता है ये लगभग 40 साल के आसपास का आदमी है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान है, हीन भावना जिसे कह लें या एहसास कमतरी जिसे कह लें, उससे परेशान नजर आ रहा है। सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, इनहिबिशन है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी डिजायर को। इसे किसी से प्रेम करना है मगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब ये आदमी प्रूफ रॉक क्या कर रहा है? डिसीजन लेता है, इसे किसी से मिलने जाना है, किसी अपनी पार्टनर से मिलने जाना है और उसे एक्सप्रेस करना है एक पार्टी में जाके, साहब कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मगर इसके साथ दिक्कत है, पूरी कविता इन्हीं 3 हिस्सों में बटी है। इस इंसान पे ये एक्सप्रेस करने से बच रहा है बार बार। क्यों? ये उदास है, ये सेल्फ कॉन्शियस है, पता इसको सब है, 40 साल का इंसान है, पूरी दुनियादारी सब जानता है, और इसी जानने की वजह से ये डर रहा है कि समाज उसे जज कर लेगा। मैं प्रपोज कैसे करूं किसी को कि मैं जज कर लिया जाऊंगा। तो ये कविता 3 हिस्से इसके अपन मेजरली देखें, 131 लाइन की कविता है वैसे तो ये, और इसके 3 हिस्से अगर मेजरली देखें अपन, पहले में प्रूफ रॉक जा रहा है, जाने की बात कर रहा है कि चलो चलते हैं, देखते हैं, और उसी जाने के साथ साथ अपनी उदासी का जिक्र उस शहर से भी कर रहा है। जैसा शहर उदास है वैसा ही प्रूफ रॉक भी उदास है। दूसरे हिस्से में प्रूफ रॉक का क्या देखने को मिलता है? वो रीजंस देता है कि साहब मैं प्रपोज क्यों नहीं कर रहा हूं, समस्याएं कहां कहां हैं, उस पे बात है। तीसरे हिस्से में इसमें पेट्रार्कन सोनेट की तरह सेस्टेट नजर आ रहा है, वहां एक रेजोल्यूशन हो रहा है, रिजोल्व हो रही है कविता, और पता चलता है कि ये बंदा कर ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? इसके 2 ये बात ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अपन ने पीछे समझा था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक लिसनर है और एक कहने वाला है, एक सुनने वाला है। सुनने वाला इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहां कहने वाला भी प्रूफ रॉक है, सुनने वाला भी प्रूफ रॉक है, क्रिटिक से मानते हैं। कहने वाला जैसे आई प्रूफ रॉक स्पीकर, और एक दूसरा है यू। ये आई है, ये क्या है? इसकी रोमांटिक इमेज है, ये खुद है जैसा ये सोचता है। रोमांटिक क्या? इसे एक्सप्रेस करनी है अपनी डिजायर, अपनी फीलिंग, सब बताना है। मगर यू है, ये रियलिटी है, ये रोक रही है इसे, और इसी यू के अंदर इसकी इंफीरियरिटी है, यही सेल्फ कॉन्शियस है और यही उदासी है। अब ये बंदा कैसे एक्सप्रेस करेगा, ये समरी में अपन समझेंगे। यहां समझने वाली बात हमारे लिए इतनी थी, और इन्हीं पहली 4 लाइन में एक टेक्निक और दिखेगी, उस पर भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वो अपन जब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ रहे थे तो वहां उसका जिक्र किया था। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नाम से ऐसे में एलियट ये बात करते हैं कि अगर आपका हीरो उदास है तो उसका सिनेरियो भी उदास दिखना चाहिए, आसपास की चीजें भी उदासी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, अदरवाइज वो पोइट्री अपील नहीं करेगी मासेस को।
ये एलियट का तर्क था और वो हेमलेट की इसी समस्या के बारे में जिक्र करते हैं हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर। हेमलेट के साथ वो बताते हैं कि हेमलेट जब अपनी मदर के पास जा रहे हैं तो वो उदासी और वो वाला भाव है वो कहीं ना कहीं फेक लग रहा है, क्योंकि अभी प्रूव नहीं हुई है चीजें, वैसा सिनेरियो वैसा नहीं है। तो यहां भी ऐसा एलियट को रिलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या को रिलेट करवाएंगे? प्रूफरॉक उदास है, शहर भी वैसा ही दिखेगा, वो दुनिया भी वैसी ही दिखेगी जो कॉम्प्लीमेंट करती नजर आएगी प्रूफरॉक को। अब उन लाइन से समझते हैं क्या बात। मैंने बताया 40 साल का लगभग मिड एज के अंदर एक इंसान प्रपोज करने के लिए जा रहा है, रोमांटिक है उसकी इमेज, बताना चाहता है चीजें, मगर रियलिटी उसे रोक रही है। अब क्या तर्क देगा वो इस प्रपोज ना करने को, क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो समाज को, सब बात करेंगे यहां इस समरी में। पहली लाइन, लेट्स गो यू एंड आई। प्रूफरॉक खुद से कह रहा चलो चलते हैं। कब चलते हैं? When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. चलो चल रहे हैं उस वक्त जब शाम है, वो कैसी है? जैसे एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया गया है और वो हॉस्पिटल की टेबल के ऊपर सर्जरी के लिए पड़ा हुआ है, वैसा ही शाम है। तब प्रूफरॉक चलने के लिए कह रहा, चल के क्या करेगा? किसी को प्रपोज करना है, अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाएं सबको बताना है उसे। तो ऐसे उदास माहौल में कविता की शुरुआत हो रही है। यहां एक शब्द है ईथराइज्ड। ईथराइज्ड, अब हो सकता है इस पीडीएफ में लाइटिंग ज्यादा होने की वजह से इसके शब्द आपको इतने क्लियर ना नजर आ रहे हों, मगर आपको एक ग्रुप में भेजी जा चुकी है तो वहां से देख के इसे आप समझ सकते हैं मैं कौन कौन से लाइन की बात कर रहा हूं। अब ये जो ईथर का रेफरेंस दिया है, देखिए ईथर एक जलने वाली चीज है, इसे शराब से अलग किया जाता है और ये एनेस्थीसिया में काम आता है। पेशेंट को बेहोश सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, अनकॉन्शियस में ले जाने के लिए, क्योंकि अगर वो चेतन अवस्था में रहेगा तो दर्द को महसूस करेगा, अचेतन की तरफ बढ़ेगा तो उसे दर्द कम महसूस होगा। अब ये बात एलियट ने कब पढ़ ली, कहां समझ आई एलियट को? 1911 में जब लिखते वक्त एलियट एक किताब पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बाय विलियम जेम्स, और इस किताब का नाम अपन पहले भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे तब करी थी। एलियट ने यहां ईथर का जिक्र सुना और उन्हें पता चला कि जेम्स बात कर रहे हैं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है, थॉट है, कब टूट सकता है? तो ये ईथर और एनेस्थीसिया और इन सब चीजों की साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, तो वो रेफरेंस यहां से ले रहे हैं ईथर का। Let's go you and I when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. अब देखना, अपनी उदासी को दिखाने के लिए सिनेमैटिक शॉट्स की तरह ये बताएगा। एलियट ऑब्जेक्टिव को रिलेट कर रहे हैं ना, प्रूफरॉक ही उदास नहीं है, सिर्फ शहर भी वैसा सा ही है, उस शहर के रेफरेंस सुनना। Let's go through certain half deserted streets, the muttering retreats. आधी खाली पड़ी जगह, सुनसान जगह, एक शहर में रहने वाला बंदा, वहां खाली गलियां पड़ी हैं। मटरिंग रिट्रीट्स, रिट्रीट्स क्या? एक ऐसी जगह जहां लोग रिलैक्स करते हैं, अपने प्राइवेट मूवमेंट्स है, वहां लोग रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, किसी भी तरीके से रह रहे हैं। कह रही हैं वो बुदबुदा रही हैं, वो क्योंकि लोग अपने घरों में बंद हैं, अपनी एक प्राइवेट जिंदगी में बंद हैं, गलियां खाली पड़ी हैं। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, होटल ये ग्रैंड होटल का जिक्र भी कर सकते थे, मगर उस तरह की दुनिया दिखाने, उदासी का भाव पैदा करने के लिए चीप होटल्स की बात कर रहे हैं। एंड सॉ डस्ट रेस्टोरेंट्स, सॉ डस्ट रेस्टोरेंट कौन से होते हैं? देखिए जो चीप होटल्स हुआ करते थे वहां शराब बिखरी होती थी, खाना बिखरा हुआ होता था, तो वहां उस चीज को लकड़ी के बुरादा डाल के सुखाया जाता था उसे साफ करने के लिए, तो ये चीप होटल्स में होता था। ऑयस्टर शेल्स, जो सीपी हैं उनके अंदर का जो मांस है वो खाए जाने के बाद उसके छिलके हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं।
स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक ए टीडियस आर्ग्यूमेंट, गलियां हैं वो कुतर्क, बेबस, उबाऊ, नीरस, पेचीदा सी लग रही हैं। ऑफ इंसिडियस इंटेंट, और खतरा पैदा करने वाली दिखा रहा है गलियों को। तो ये स्थिति में एलियट घर से बाहर जा रहा है, वो खुद से बात कर रहा है, चलो चलते हैं। फिर वो खुद ही से सोच रहा है कि गलियां इस तरह की पेचीदा हैं, होटल्स ऐसे नजर आ रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, सॉडस्ट और ऑयस्टर शेल्स नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में पहले ही मन से उदास आदमी प्रपोज करने की तरफ बढ़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा उससे? यहां इसी ऊपर वाले हिस्से में कुछ एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी दिख रहे हैं अपन को। पहला तो लाइक सिमिली नजर आ रही है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। इवनिंग को कंपेयर किया गया है किससे? पेशेंट जो एनेस्थीसिया और बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है उससे। उसके बाद मटरिंग रिट्रीट्स ऐसी जगहें जो जहां इंसान मिल रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो बुदबुदा रही हैं। इंसान वहां होंगे वो बुदबुदा सकते हैं, वो तो नहीं बुदबुदा सकता कोई प्लेस। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन है। स्ट्रीट्स दैट फॉलोज लाइक ए टीडियस आर्ग्यूमेंट, गलियां पेचीदा दलीलों की सी गलियां। गलियां क्या कभी पेचीदा दलील जैसी हो सकती हैं? बेबस उदास हो सकती हैं? इंसानी फितरत है ये तो। वापस पर्सोनिफिकेशन है। ऑफ इंसिडियस इंटेंट, और वो गलियां ऐसे लग रही हैं जो वो घातक हैं हमारे लिए, कहीं ना कहीं खतरा है उनसे। ये भी इंसान के हिसाब से ही देख सकते हैं, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। तो ऊपर की इन लाइन में 2-3 में अपन ने क्या देखा कि एलियट कह रहे हैं प्रूफरोक आगे बढ़ रहा है प्रपोज करने के लिए, मगर उसका मोनोलॉग कैसा चल रहा है कि उदास गलियां, ओएस्टर शेल सब चीजें हैं, प्रपोज तो करना है मगर कैसे होगा। इंसान कितना बेबस नजर आ रहा है, मॉडर्न इंसान जो अपनी इच्छाएं नहीं जाहिर कर पा रहा है। अगली लाइन में एक सवाल आता है इंसीडियस इंटेंट के बाद, टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? दिमाग में सवाल आता है, आगे बढ़ रहा है मोनोलॉग बोलता बोलता, अपने खुद से बात करता करता, पर्पज उसका प्रपोज वाला है। फिर सवाल आता है दिमाग में, टू लीड एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज का? कि क्या मैं कर पाऊंगा ये चीज? वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, मैं कर पाऊंगा, मैं अप्रोच कर पाऊंगा किसी औरत को? फिर वो इस चीज को बदलता है खुद ही के दिमाग से, ओह डोंट आस्क व्हाट इज इट, लेट्स गो मेक आवर विजिट। कुछ नहीं सोचना है, करते हैं, आज चलते हैं, बात करते हैं, देखी जाएगी। ये इसका आगे बढ़ रहा है। अब ये उस पार्टी वाली जगह पे पहुंच चुका है, वहां औरतें हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रही हैं, प्रूफ रॉक भी पहुंच चुका है। लाइन क्या आती है? इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये पहुंचते ही देखता है औरतें माइकल एंजेलो के ऊपर बात कर रही हैं। माइकल एंजेलो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। माइकल एंजेलो एक रेनेसां आर्टिस्ट थे और उन्होंने आर्ट को एक अलग ही प्लेटो पे ले जाने का काम किया। एक बहुत ही महान फिगर थे पेंटिंग की दुनिया में। माइकल एंजेलो और राफेल दूसरे इंसान थे जिन्होंने पेंटिंग में रेनेसां में खूब काम किया। कहते औरतें हैं वो तो माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रहे हैं। यहां इस माइकल एंजेलो के एल्यूजन से 2 चीजें सामने आ रही हैं। पहली क्या? बीलिटलिंग। प्रूफरोक अपने आप को कम आंक रहा है कि यार ये तो यहां सारी लोग माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही है, मैं तो बिल्कुल नीरस सा, बेबस सा, उदास आदमी हूं, मैं कैसे अप्रोच करूंगा इनको। एक चीज तो ये है, वो डरा हुआ महसूस कर रहा है। यहां अगली जगह इसी माइकल एंजेलो के बारे में समझे तो ये है कि ये एलीट क्लास का रेफरेंस दे रहे हैं जो खोखली है अंदर से। वो सिर्फ यही देखती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़ी स्कॉलरली चीजें करती है, मगर वो अंदर से खोखले हैं। माइकल एंजेलो का नाम पता है उन्हें, मगर माइकल एंजेलो ना तो जितने क्रिएटिव हैं ना उसके बारे में कोई समझ है।
तो एलियट प्रूफ से यहां क्रिटिकल वे में भी नजर आ रहा है, और दूसरा वो अपने आप को एहसास कमतरी फील कर रहा है कि यार मैं प्रपोज करूं कैसे, ये तो माइकल एंजेलो की बात कर रही है। अब अगली लाइन में क्या हो रहा है, अगला जो लाइन आएंगी 2-3 उसमें दिखेगा, प्रूफ पार्टी में पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि इनसे बात करना तो मुश्किल है, माइकल एंजेलो वाली बात है, तो वो क्या करते हैं, विंडो पेन्स की तरफ देखते हैं। वो कमरा है, वो हॉल है, वहां खिड़कियां लगी हैं, उन खिड़कियों पे नजर दौड़ा रहे हैं, और खिड़कियों पे नजर दौड़ाते दौड़ाते सोच रहे हैं कुछ। अब वो पर्पस था उसे भूल चुके हैं, वो डर चुके हैं, कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो बात क्या है, द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. अब नजर गई है विंडो पेन पे, शीशे पे खिड़की लगी हुई है, प्रपोज करना, अप्रोच करने वाली बात से भूल चुके हैं, डर चुके हैं, कमेंट कर रहे हैं उस इंडस्ट्रियल दुनिया का जहां फॉग ही फॉग है, पीले रंग का फॉग। वो फॉग क्या है, द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। यहां इस लाइनों में आपको दो चीजें दिखेंगी, मेटाफर भी दिखेगा और पर्सोनिफिकेशन भी दिखेगा। मेटाफर कैसे दिखेगा, पर्सोनिफिकेशन कैसे दिखेगा, दोनों में बात करते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखने वाली होगी, मेटाफर का ही हिस्सा पर्सोनिफिकेशन है, और जब दो फिगर्स ऑफ स्पीच की साथ बात हो, बड़े वाले की जिसके अंडर कोई आ रहा है जैसे पर्सोनिफिकेशन की, तो उन लाइन में प्रायोरिटी हमेशा माइक्रो चीज को दी जाएगी, वो होगा पर्सोनिफिकेशन। क्यों दी जाएगी, यहां जो पेपर बनाने वाला होता है उसकी डिमांड क्या है, जो डायरेक्ट चीज या फिर जनरल वे में पेपर के भी इतर जाएं तो अपन कविता में जो सीधी लाइन दिख रही है उस पर आप पहले कमेंट करिए, उसकी गहराई में बाद में जाइए। तो पहले पर्सोनिफिकेशन क्या दिख रहा है उस पर बात करते हैं, मेटाफर पे बात करें। कहते हैं जो पीले रंग का फॉग है वो अपनी कमर को, बैक को रब कर रहा है विंडो पेन पे, और जो येलो रंग का स्मोक है वो अपने मुंह को भी, मजल को भी विंडो पेन्स पे कहीं ना कहीं रब कर रहा है। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ इवनिंग, टंग को लिक कर रहा है शाम के कॉर्नर में कहीं ना कहीं। लेट लिंगर अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और वो ठहरा हुआ है जो नालियां बनी हुई हैं, ड्रेन्स बने हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है उसके ऊपर। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, अब इस कोहरे की, इस फॉग की कमर के ऊपर वो चिमनी की राख है उसे जमने दीजिए। स्लिप्ड बाय द टेरेस, कभी ये स्लिप हो रहा है टेरेस से ये फॉग, और मेड ए सडन लीप, कभी हिचकोले मार के उधर जा रहा है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल asleep, और इसे अक्टूबर नाइट के अंदर ये कहीं ना कहीं थक हार के ये जो फॉग है वो एक घर के बगल में, एक घर के पास शरण ले लेता है, उसे सोने जैसी चीज बताई। अब यहां जो फॉग के फीचर्स हैं, रब करना, लिक करना, मजल को रब करना, ये कोई इंसानी फितरत है या किसी जानवर के हो सकते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है सीधा सीधा। अब मेटाफर भी कैसे दिख रहा है, इस फॉग को कैट से कंपेयर किया जाता है। तो कहते जो कोहरे रूपी फॉग है वो अपनी कमर या बैक को रब कर रहा है विंडो पेन से। वो जो पीले रंग का धुआं है, धुआं रूपी बिल्ली है, वो अपना मुंह है वहां एक तरह से रब कर रही है। वो अपनी जीभ से, जो शाम के धुंधलके हैं, कोहरे रूपी बिल्ली है, वो अपनी जीभ से शाम के धुंधलकों को इधर उधर टच कर रही है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक, इस बिल्ली की पीठ के ऊपर, कोहरे रूपी बिल्ली की पीठ के ऊपर जो राख गिर रही है उसे जमने दो। स्लिप्ड बाय द टेरेस, ये कभी तो उछल के बिल्ली रूपी कोहरा है उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है,
और एक सॉफ्ट अक्टूबर नाइट समझ के ये बिल्ली रूपी जो फॉग है वो एक तरह जगह शरण लेके सो रहा है। अब ये बिल्ली रूपी चीजें आ रही हैं, ये क्या है? मेटाफर है। प्रायोरिटी यहां पर्सोनिफिकेशन को दी जाएगी। अगर कैट का रेफरेंस पूछ ले आपको सीधा सीधा, तब हमारे यहां पे मेटाफर आ जाएगा। तो ये समझने वाली बात थी। इन दो चीजों में क्या बताया है, पहले और दूसरे। यहां पहले बात, प्रूफ्रॉग घर से निकला है, मोनोलॉग है, वो जैसा उदास है, शहर भी वैसा ही उदास है। उसके बाद वो पार्टी में पहुंचता है, पार्टी में पहुंचने के बाद माइकल एंजेलो का जिक्र आ रहा है, उसे डर लग रहा है कि वो कैसे अप्रोच करे किसी को। ये मॉडर्न मैन के साथ दिक्कत है। दिक्कत ये है, समस्या ये है कि वो आगे बढ़ के अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद उसका ध्यान, उसे लगता है कि वो इन चीज़ों में अभी एक्सप्रेस कर पाने में कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है। तब वो बाहर के एटमॉस्फेयर को देखता है और उस पर कॉमेंट करता है, और यहां पर्सोनिफिकेशन मेटाफर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंडीड देयर विल बी टाइम। अब प्रूफ्रॉग की एक आदत का पता चल रहा है, या मॉडर्न मैन की आदत का पता चल रहा है। वो क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, या कहें पोस्टपोन करने की आदत। वक्त आए, प्रूफ्रॉग कह रहे हैं देयर विल बी टाइम, वक्त होगा इन चीजों को करने में, मैं कर लूंगा। फिर वापस उसके ध्यान में आती है बात, उन विंडो पेन्स को सबको देखने के बाद, चलो मैं कर लूंगा, मैं देखता हूं इस चीज को, करेंगे बात, अप्रोच करूंगा मैं किसी को। अब इस टाइम में एक चीज समझने वाली बात है। टाइम का जिक्र एलियट की ऑलमोस्ट हर पोएम में आपको देखने को मिलेगा। वो आप प्रूफ्रॉग देखें, वो आप 4 क्वार्टर्स देखें, और इसका एक वजह है। जब एलियट फ्रांस जाते हैं, 1911 से 14 का जो उनका दौर है, फ्रांस कभी जर्मनी में, तो जब फ्रांस जाते हैं तो क्या दिखता है? हेनरी बर्गसन नाम का इंसान, उससे वो शुरू में तो बहुत प्रभावित थे, बाद में उन चीजों से हटते भी हैं। हेनरी बर्गसन ने कंसेप्ट दिया था दूरी। ये दूरी एक टाइम का हिस्सा है। बर्गसन ने कहा था 2 तरह के टाइम है, एक तो क्लॉक टाइम और दूसरा कौन सा है? साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम, क्लॉक टाइम क्या है? घड़ी का वक्त जो सबके लिए एक सा चलता रहता है। प्रूफ्रॉग उस घड़ी के वक्त को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रूफ्रॉग का साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम कैसा? कि किसी से बात करनी है उसे, वो सोचता है कर लेंगे, वक्त बहुत पड़ा है, मगर घड़ी का वक्त निकलता जा रहा है। उसका साइकोलॉजिकल टाइम तो उसे कह रहा है कि हो जाएगा, चलो बाद में होती रहेंगी चीजें, कर लेंगे। और आमतौर पर इस प्यार की दुनिया में ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं। कैसे? जैसे अपन, एक सिंपल शेर है अहमद फराज का कि मिले जो उनसे तो मुबहम से गुफ्तगू करना और फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी। जब किसी इंसान जिसे आपको प्रेम कर रहे हैं उससे मिलना है तो उससे मुबहम सी गुफ्तगू करना, शक साये जैसी शर्मीली बातें करना, और उसके बाद आके ये सोचना मुझे ये कहना था, मुझे ऐसी बात कर लेनी थी, मुझे ये कह देना चाहिए था। प्रूफ्रॉग उसी स्टेज पे है। वो अभी बता पाने की दिक्कतों से गुजर रहे हैं, और बता पाने की दिक्कतों से गुजर रहे हैं तो सफर कर रहे हैं। तो उनका वक्त है वो ये साइकोलॉजिकल टाइम है। ये बर्गसोनियन आइडिया से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस यहां एलियट की ये चीज अपन को नजर आ रही है जो प्रूफ्रॉग में दिख रही है। तो यहां आप देख रहे होंगे कितने अजीब सिंबल्स हैं, किस तरह की इमेजेस बनाई जा रही हैं। अपन ने अभी तक जहां पढ़ा है, ये सिंबलिज्म और इमेजिज्म जो मॉडर्निज्म के मूवमेंट थे उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर चीज पूरी दिख रही है। ये जब मॉडर्न एज अलग से पढ़ेंगे तो सिंबलिज्म और इमेजिज्म के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन कविता पे आते हैं। इंडीड देयर विल बी टाइम। फिर वो वापस उसके दिमाग में आती है, यार बात कर रही, फिर कहते नहीं चलो वक्त है, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी का वक्त गुजरने दो, मेरा वक्त ये कह रहा बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद वापस वो थॉट छोड़ दे रहा है। वापस कहां जा रहा है? फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट्स रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम। अब वापस उसके दिमाग में आ रहा है, वो काला कोहरा, धुआं, फॉग, सूट सब दिमाग में आ रहा है। वापस वो उस पर्पज को छोड़ चुका है। एलियट की कविता में ऐसी ही फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। यही आपका इंटीरियर मोनोलॉग है, यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है।
एक विचारों का फ्लो चल रहा है, वो प्रपोज करने वाला है, फिर अचानक से वो इंडस्ट्रियल जो एटमॉस्फेयर है उसको देख रहा है, फिर वापस उसके दिमाग में आता टाइम है मेरे पास, फिर वापस वो सोचता है कि वापस देखो कोहरा दिख रहा है कहीं ना कहीं, फिर वो वापस कहता है देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, वक्त रहेगा मेरे पास, बहुत ज्यादा कर लूंगा मैं। अगली लाइन क्या कहते हैं, टू प्रिपेयर ए फेस टू मीट द फेसेस यू मीट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि देयर विल बी टाइम। अब यहां एक रीजन देके जा रहे हैं प्रूफ रॉक कि इन जैसे लोगों से जो माइकल एंजेलो तक की बातें कर रहे हैं, इनके तरह की मेरे को बातें करने के लिए मुझे ऐसा ही एक बार बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही मुखौटा पहनना पड़ेगा। यहां आइडिया है मास्करेड का, मास्करेड या मास्क। अब एक सवाल पूछा जाए कि हमारी सोसाइटी में मास्क का आइडिया क्यों है, ये लिटरेचर में भी है। आप होली के फेस्टिवल से समझ सकते हैं, जब होली खेली जाती है तो गुलाल लगाया जाता है, वो मास्क की तरह काम करता है। वहां ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गलत बुरा, सब चीज, गलत अच्छा, सब चीजों को छोड़ के इंसान अपनी जो भड़ास है खेलने में, हो हल्ले में, शोरगुल में निकाल दे। रंग से पता नहीं चलेगा उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये मास्क का कंसेप्ट आया था। मॉडर्न एज में इस मास्क का क्या कंसेप्ट है, ये पुराना कंसेप्ट है। मॉडर्न मास्क का क्या कंसेप्ट है, मॉडर्न एज में मास्क का कंसेप्ट है, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, मेटा वाली चीजें जो भी, व्हाट्सएप है। हम हमारी डीपी कैसे लगाते हैं, जैसा हमसे समाज एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है समाज ने? 2-3 आयाम बना रखे हैं जो कि सरासर गलत हैं। हमें उस चीज का एज सच अपन कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक तो आपको चमक होनी चाहिए, एक गोरा होने वाली बात, फीचर्स वाली बात, ये हम है नहीं। वैसे 90% डीपी है या कुछ भी चीज है, वो 90% फेक ही मिलती है। असल में आदमी दूसरा होता है और दिखता कुछ दूसरा है। ये मास्क ही तो है। और इसी के ऊपर प्रूफ रॉक कह रहे हैं कि मुझे इन औरतों से, ऐसे लोगों से मिलने के लिए ऐसे चेहरे बनाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे करना पड़ेगा, वैसा ही बहरूपिया अवतार या फिर कहें ऐसा ही मुझे रूप अपना इख्तियार करना पड़ेगा। यहां 2 फिगर ऑफ स्पीच आपको नजर आ जाएंगे। फेस, ये फेस से मतलब इंसान है। फेस तो यहां सिनेक्ड की दिख रही है। सिनेक्डके यानी कि एक तरह से व्यंजना, किस चीज की? सिनेक्डके में होता क्या है, सिनेक्डकी बताती है कि जब एक पार्ट को आप होल से रिप्रेजेंट करें, जैसे चेहरे को आपने इंसान से बताया है, वैसा यहां फेस से दिख रहा है। दूसरा यहां मेटाफर भी हो सकता है। क्यों? टू प्रिपेयर ए फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, यानी कि यहां प्रिपेयर ए फेस किस तरह का? एक दूसरे समाज जैसा बनने के लिए समाज जैसा चेहरा बनाना पड़ेगा। तो यहां मेटाफोरिक सेंस भी है। ऊपर ऊपर से फेस के हिसाब से सिनेक्डकी दिख रही है। आगे देखते हैं, कहता है इन लोगों से मिलने के लिए मुझे वैसा ही अवतार दिखाना पड़ेगा मेरा। वो दब जा रहा है, वापस अपनी जो अप्रोच थी उसे छोड़ रहा है। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। ये बहुत एक खूबसूरत बात है और ये यहां रेफरेंस लिया है एलियट ने, एल्यूजन है एक्लेसियास्टिक। एक्लेसियास्टिस है जो ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा है। ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा है और यहां सोलोमन, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन में सबसे वाइजेस्ट इंसान समझा जाता है, वो सोलोमन थे। और सोलोमन की यहां उसकी जिंदगी के, उसके बुद्धिमत्ता के जो पैमाने इंसान में होने चाहिए, उसके ऊपर पूरी बात हो रही है इस एक्लेसियस में। और ये ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा है। अब हमारे पास 2 नाम आते हैं, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट।
देखिए, जैसे हमें मालूम है यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यरूशलेम वाले एरिया से एक ही जगह से उठते खड़े होते नजर आते हैं। तो जो ये ओल्ड टेस्टामेंट था, इसे क्रिश्चियंस भी मानते हैं और जो ज्यूज हैं वो भी मानते हैं, क्योंकि ज्यूज से ही बाद में क्रिश्चियन बने हैं, तो दोनों मान रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट, बाइबल जो आज क्रिश्चियन मान रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ओल्ड टेस्टामेंट में एक बात आती है, वो क्या आती है? टाइम टू किल एंड टाइम टू हील। यहां ओल्ड टेस्टामेंट ये कहती है कि हर एक चीज का वक्त होता है, वो क्लॉक टाइम वाली बात। आप कुछ एक काम, एक्शन करते जाओ, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी अपने काम में। प्रूफ रॉक भी इस एल्यूजन को, एलियट भी यहां यूज कर रहे हैं। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। आपकी जो प्रूफ रॉक कह रहे हैं, मेरे मर्डर, किस चीज का मर्डर? मेरे जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरा डर है, उसको मार के क्रिएट करना, कुछ मैं कुछ करूंगा नया। मगर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट तो एक्शंस की बात कर रही है, प्रूफ रॉक तो इनएक्टिव है, बोले जा रहा है, ऑब्जर्व करे जा रहा है, देखे जा रहा है, इधर उधर बात नहीं कर पा रहा है। और यही यहां समस्या खड़ी है मॉडर्न इंसान के साथ, इसीलिए वो सफर कर रहा है। तो एलियट क्या कर रहे हैं? दो चीजों को हमेशा साथ में रख, जैसे अपन ने टाइटल से ही समझा था, पहले तो प्रूफ रॉक के मतलब के बारे में बात करी थी अपन ने, टाइटल को ही अपन ने देखा था कि आयरनी बताया गया था। प्रूफ रॉक क्या है? प्रूड फ्रॉक है, बहुत सिविलाइज, मॉडेस्ट, सेल्फ कॉन्शियस इंसान है, और उसका लव सॉन्ग जो खुद एक कुछ बोल ही नहीं पाता, उसका लव सॉन्ग कैसे होगा? तो जो लव सॉन्ग की पूरी विधा आई है शुरू से, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मॉडर्न लव सॉन्ग से। लव सॉन्ग में क्या था? लव सॉन्ग में पेशेंट इथराइज्ड अपॉन टेबल, ऐसी बात होती थी। लव सॉन्ग में तो ब्यूटी की बात होती थी, एहसास की बात होती थी, खूबसूरती की बात होती थी। यहां बीमार पेशेंट की बात हो रही। एक चीज खास समझने वाली ये थी। तो यहां कॉन्ट्ररी जा रहे हैं। एलियट भी कह रहे हैं मर्डर एंड क्रिएट। एक्लेसियस की वाली बात है कि ऐसा कुछ करेंगे, करेगा क्या? इंसान ही इनएक्टिव है, ये कर ही नहीं सकता है। ये तो एलियट हमें जगाने के लिए कह रहे हैं कि पुराना सिविलाइजेशन एक्शन की बात कर रहा है आपसे। प्रूफ रॉक तो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, ये वापस एक एल्यूजन आया है। दिस पोएम इज फुल ऑफ एल्यूजन्स। और एल्यूजन्स रखने का बात, मेन कारण क्या होता है किसी भी एल्यूजन को कविता में रखने का? राइटर, पोएट, अपना ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश कर दे। एलियट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट से कर रहे हैं। यहां हेजोइड नाम से एक ग्रीक पोएट थे, और यूं माना जाता है कि कहीं ना कहीं ग्रीक पोइट्री में जो नयापन आ रहा है वो हेजोइड की राइटिंग से आया था। और उन्होंने एक वर्क लिखा था वर्क्स एंड डेज नाम से। उसमें क्या बात करते हैं? ये भी जो ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है वैसे ही बात कह रहे हैं कि वक्त के बारे में मत सोचिए, आप अपना काम करते जाइए। जैसे गीता में कर्म की बात है, वैसे ही वर्क एंड डेज में अंदर बात है। उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं एलियट कि देखो पुराने वक्त में भी काम, प्रूफ रॉक भी कह रहा है वर्क्स एंड डेज, हैंड्स, सब चीजों की बात कर रहा है। मगर ये बात तभी शाश्वत होगी, तभी इटर्नल होगी, जब बंदा एक्शन तो ले कुछ। ये तो सिर्फ बात कर रहा है। जैसे कहा जाता है कि किसी इंसान में हिम्मत है तो बताई थोड़ी जाती है, वो तो दिखाई जाती है। तो यहां ये बता रहा है सिर्फ। और जानबूझ के ऐसे एल्यूजन एलियट ने डाले हैं, और उसका कारण था कि आप कॉन्ट्रास्ट करो। प्रूफ रॉक भी अपने आप को बड़ा स्कॉलर मान रहा है, ये सिर्फ पढ़ा लिखा है, इसने कितनी चीजें पढ़ी हैं, मगर ये अप्लाई नहीं कर पा रहा है उस चीज को, क्योंकि इंसान हॉलो है, आधुनिक इंसान शैलो है, खाली है। There and time for all the works and days of hands, टाइम होगा काम करने का। हैंड्स यहां की इस बात की लेबर की बात कर रहा है, एक्शन की बात कर रहा है। That lift and drop a question on your plate, और जो अब यहां वापस शक पैदा हो गया है प्रूफ रॉक को। वापस क्या बोल रहे हैं? That lift and drop a question on your plate,
कि भाई ये वाली बात है कि काम, एक्शन, ये सब होंगे, टाइम आएगा मैं कर लूंगा ये चीजें। फिर उसके दिमाग में वापस आता है कि ये चीज तो एक सवाल पैदा कर देगी। वापस वो डर रहा है, सवाल पैदा होगा, सवाल उससे पूछा जाएगा, उसे जज किया जाएगा, वापस डर रहा है। एंड टाइम फॉर यू एंड मी, एंड टाइम येट फॉर 100 इनडिसीजंस। टाइम होगा किस चीज का? 100 इनडिसीजंस, 100 तरह की हिचकिचाहट, झिझक का टाइम होगा। 100 विजन्स एंड रिविजन, वापस 100 तरह की चीजें सोची जाएंगी। मैं कैसे अप्रोच करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, फिर मैं कहूंगा नहीं 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 ऐसे नहीं बात करूंगा, मैं वैसे बात करूंगा। बिफोर द टेकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी, प्रूफ रो कह रहे हैं ये सब चीजें, हिचकिचाहट, विजन, रिविजन, कैसे बात करूं, इनके बारे में सोचूंगा मैं सब चीजों के बारे में। कब? चाय से पहले पहले सोच लूंगा। चाय लेनी तो बहुत जरूरी है, चाय और टोस्ट बहुत जरूरी है। क्या है चाय एंड टोस्ट? ये किस चीज का सिंबल है? ये जो डेली रूटीन है मॉडर्न आदमी का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डेली रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसान है वो एक रोजमर्रा की आदत में फंसा हुआ है, वो कुछ नया कर ही नहीं पा रहा है। यहां ये लव पोयम है, लगती लव पोयम है, पर ये बहुत सारी चीजों पे कमेंट करके जा रही है। ये इंसान सोचे जा रहा है, कहता रिवीजन विजन सब होंगे, चाय के से पहले पहले कर लूंगा, चाय आराम से बैठ के पीऊंगा। ये इसकी आदत है। ये कैसे नए स्टेप ले सकता है? फिर ये सब बातें करने के बाद वो वहीं उसी हॉल में बैठा है, वापस औरतों की तरफ नजर है। इन द रूम विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। वापस, अरे यार मैं बात कैसे करूंगा? फिर उसके वापस दिमाग में आता है ये तो माइकल एंजेलो की बात कर रही है, मेरी औकात ही क्या है, मैं कैसे बात कर पाऊंगा? दो अप्रोच, माइकल एंजेलो बड़ा इंसान का जिक्र हो रहा है, औरतें उसको कैसे अप्रोच करेंगी? दूसरा एलीट क्लास जो खोखली है वहां की, उसके ऊपर बात जो माइकल एंजेलो के बारे में कुछ जानती नहीं। ये लाइन इन द रूम विमेन कम एंड गो टॉकिंग माइकल एंजेलो, ये बार बार आएगी, और जब कोई बार बार कोई चीज स्पीच में रिपीट हो तो उसे रिफ्रेन कहा जाता है। तो ये हमारे पास रिफ्रेन है, कॉमन रिफ्रेन। रिपीटेटिव चीज किसी स्पीच में, किसी डिस्कोर्स में, किसी वाद में, किसी संवाद में आए तो उसे रिफ्रेन कहते हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, फिर वापस अपने आप को एक हौसला देता है कि कोई बात नहीं, वक्त वापस मिलेगा, वापस आएगा। टू वंडर, फिर आश्चर्य करता है, डू आई डेयर, डू आई डेयर, मैं कर पाऊंगा ये चीज? मैं कैसे कर पाऊंगा यार, दिक्कत है ये तो। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, कहता मैं उस सीढ़ी से नीचे उतरूंगा, बात करूंगा, कर पाऊंगा मैं। अब ये डिसेंड द स्टेयर, ये एल्यूजन है वापस दांते के इन्फर्नो से, दांतेज इन्फर्नो से, जिससे अपन ने एपिग्राफ पढ़ा था वहीं से। दांते जब नरक में उतरते हैं तो डिसेंड द स्टेयर का जिक्र आता है। यहां प्रूफ रो अपने आप को उस सीढ़ियों से उतारने की सोच रहा है कि टाइम आएगा मैं उतरूंगा इस जगह से, कि यार नहीं, अब इस तरीके से अपन बात करके देखते हैं, करेंगे बात। विद ए बॉल्ड स्पॉट इन मिडल ऑफ माई हेयर, फिर उसके दिमाग में आता है यार मैं कैसे उतरूंगा उन सीढ़ियों से, मेरे तो बाल ही झड़ते जा रहे हैं। बॉल्ड स्पॉट, गंजापन। दे विल से, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में? कौन? जिसको वो प्रपोज करने जा रहा है। क्या? हाउ इज हेयर इज ग्रोइंग थिन, इसके तो बाल झड़ रहे हैं, वो मेरे बारे में तो वो औरतें ऐसी बात करेंगी। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट असर्टेड बाई ए सिंपल पिन। ये कह रहा है चलो कोई नहीं, पर मैंने कपड़े कितने अच्छे पहने हैं, मेरे पास नेक टाई है, कॉलर फर्मली है, वो आपस में बंद किए हुए हैं, एक ज्यादा भड़कीली चीज भी नहीं है, सिंपल सी पिन से इन चीजों को अटैच कर रखा है। गंजेपन को इनको कौन देखेगा? फिर उसके दिमाग में अगले ही वक्त ये सवाल आता है, नहीं वो फिर से औरतें वो ये कहेंगी क्या? हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, इसके हाथ और टांगे तो बहुत पतली हैं, कपड़े पहनने से ही क्या होता है? अब वो एक इंसान को किसी को पसंद भी कर रहा है, प्रपोज भी करना है, कितनी समस्याएं हैं इस इंसान की। डू आई डेयर,
कर लूं यार, कैसे मेरे में कैसे करूंगा मैं करूं ये चीज। डिस्टर्ब द यूनिवर्स, मैं मतलब वो किसी को अप्रोच करना, किसी से बात करना, ये समझ रहा है कि कहीं बात करते ये दुनिया इधर से उधर तो ना हो जाए। कितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान है आधुनिक दुनिया का। डिस्टर्ब द यूनिवर्स, यहां हाइपरबली का जिक्र है। हाइपरबली क्या है? अतिशोक्ति, किसी को प्रपोज करना, दुनिया के इधर से उधर हो जाना। इन ए मिनट देयर इज टाइम, वक्त है, फॉर डिसीजंस रिविजन्स विच ए मिनट विल रिवर्स। डिसीजन का भी वक्त होगा, है रिविजन्स का भी। अब ये आदमी श्योर नहीं है अपने स्टेटमेंट में, पहले इनडिसीजन बात कर रहा था, अब कह रहा डिसीजन लूंगा मैं, होगा, टाइम है। फिर उन डिसीजन के बारे में कह रहा रिविजन्स का, उन्हें बदलने का भी, विच ए मिनट विल रिवर्स, और जो रिवीजन किया उसको भी 1 मिनट में बदल जाएगा। इसका हर स्टेटमेंट इतना कंफ्यूजिंग है। और ये आज के दुनिया की, मान ले अब एलियट ने एक कविता 11 में लिखी, पब्लिश 15 में हुई, ये आज भी रेलिवेंट है, आज भी ये समाज की हकीकत है। फॉर आई हैव नोन देम ऑलरेडी, नो देम ऑल। फिर कहता कि यार दिक्कत ये है, ये अप्रोच करने में, मैं उन सबको जानता हूं। क्या जानता है? हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। अब यहां इसने बात बीच में छोड़ दी कि आई हैव नोन देम ऑलरेडी, नो देम ऑल। अब ये बताना तो चाह रहा था जिसको अप्रोच करना है उसके बारे में, पर ये किसको बता देता है? क्या बात करता है? डेली रूटीन की चीजों की बात करता है। कहता है क्या जानता हूं, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। मैंने मेरी जिंदगी को कॉफी की जो चम्मच है उससे नापा है। मतलब मैं डेली रूटीन में हमेशा फंसा हुआ हूं। माई लाइफ इज कंपेयर टू कॉफी स्पून्स। लाइफ सिमिलर है, इंप्लिसिटली बताई जा रही है चीज, ये मेटाफर है यहां। कॉफी की जो चम्मच और जिंदगी है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो प्रूफ रॉक बताना चाह रहे हैं कि यार मैं बताऊंगा, बात तो देखो ऐसे है कि मैं सब चीजों को जानता हूं, मैं उन औरतों को भी जानता हूं। फिर डेली रूटीन में फंसा हुआ आदमी फिर कहता है इवनिंग जानता हूं, मॉर्निंग जानता हूं, मैंने मेरी जिंदगी कॉफी स्पून से नापी है। जिंदगी को कैसे नापा जाता है? कोई इंसान आकर्षक काम करता है, बड़ा काम करता है, उसका नाम होता है, उससे नपती है जिंदगी। कॉफी पी के जिंदगी नापी जा रही है। तो यहां एलियट कमेंट कर गए उसके डाइग्रेशन से, उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में चीजें आ रही हैं, हर चीज कहीं ना कहीं किसी हिस्से पे कमेंट कर रही है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद डाइंग फॉल बिनेथ द म्यूजिक फ्रॉम ए फादर रूम, सो हाउ शुड आई प्रेज्यूम। यहां एक और एल्यूजन आया है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद डाइंग फॉल, 12th नाइट का। 12th नाइट विलियम शेक्सपियर का एक रोमांटिक कॉमेडी, और इस कॉमेडी में ओरसिनो नाम से एक कैरेक्टर है। अब देखना ओरसिनो का प्रेम कैसा है और प्रूफ रॉक का प्रेम कैसा है। 12th नाइट का एक्ट 1 सीन 1 और सीन पहली लाइन आती है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर संगीत है, ये म्यूजिक की, ये प्रेम की खाद है, तो इसे चलाओ, बजाओ इसे। ओरसिनो किसी से प्रेम करते हैं और तभी गाना बजता है। उन्हें लगता है कि यार इसे चलाए जाओ, ये मेरे को उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, कैटलिस्ट है म्यूजिक। कुछ देर बाद उसी एक्ट 1 सीन 1 में आई हैड डाइंग फॉल नाम से लाइन आती है, और उसका मतलब है अब ओरसिनो बोर हो चुका है संगीत से। वो चीज रिप्रेजेंट करती है कि साहब प्रेम है वो आसानी से नहीं मिलने वाला। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, सुनते हैं अपन, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो ये इंसान सोच रहा है कि यार अप्रोच, ओरसिनो कहता है अप्रोच करता है और उसे हाथ में लास्ट में सक्सेस भी मिलती है। यही लाइन एल्यूजन एलियट प्रूफ रॉक के लिए डाल रहे हैं। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद डाइंग फॉल। जो 12th नाइट में डाइंग फॉल का जिक्र था वो था संगीत अब दुखी होने लगा है, बहुत देर सुन लिया है। मतलब ऐसा एहसास था कि प्रेम में भी दुख आएंगे,
मगर ओर्सिनो उन्हें कॉन्कर कर लेगा और जीतेगा और अपने लवर को मैनिपुलेट कहीं ना कहीं कर लेगा, बिलविड को। ये इंसान तो बात ही नहीं कर पा रहा है प्रूफ रॉक। तो ये कह रहा है आई नो द वॉइस इज डाइंग विद डाइंग फॉल बिनेथ द म्यूजिक फ्रॉम फार्दर रूम। अब प्रूफ रॉक कह रहा है कि म्यूजिक खत्म हो रहा है अब धीरे धीरे, अब वो पार्टी वो ओवर होने वाली है, यार कुछ कर, बात तो करें। तो यहाँ एल्यूजन से दिखाया डाइंग फॉल, यहाँ प्रूफ रॉक के लिए सिर्फ म्यूजिक खत्म होना है, वो बात कर ही नहीं पाएगा, वो जो एक्टिवनेस है वो दिखाई नहीं पाएगा, वो अप्रोच कर ही नहीं पाएगा। हाउ शुड आई प्रिज्यूम, मैं कैसे, क्या सोचूं, क्या करूं, वापस फंसा हुआ। एंड आई हैव नोन द आईज, अब जो ऊपर ये बताना चाह रहा था आई हैव नोन देम, आई हैव नोन देम, ये बताना चाह रहा, अब ये नीचे बताएगा उनके बारे में। ऊपर ये बीच में फ्रेगमेंटेशन आ गया, मोनोलॉग चल रहा है, उसके दिमाग में हजार तरह के थॉट आ रहे हैं, अब यहां बताएगा उस बात को। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी नो देम ऑल, मैं इन आंखों को जानता हूं, इन सब को जानता हूं। आंखों को जानना मतलब इंसान को जानना, अगेन सिनेक्डकी की तरह। द आईज दैट फिक्स इन ए फॉर्मुलेटेड फ्रेज, फॉर्मुलेटेड फ्रेज का यहां मतलब है किसी को जज करना, किसी को जज करना। कहता कि मैं इन आंखों को, इन इंसानों को जानता हूं, ये मुझे जज कर चुके हैं, ये मुझे मेरे बालों के बारे में कोसेंगे, मुझे देख के क्या सोचेंगे। तो ये समझ रहा है कि मैं तो जज कर लिया गया हूं। एंड when I am formulated, when I am judged, sprawling on a pin, when I am pinned and wriggling on wall, then how should I begin? एंटोमोलॉजी का यहां एक एल्यूजन है, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान का। कीट विज्ञान का क्या एल्यूजन है कि साहब जब मेरे को जज कर लिया गया है तो मैं नया कुछ करूं कैसे। मेरी हालत तो ऐसी है जब किसी एक इंसेक्ट को कोई कीट विज्ञान का, ऑन्टोमोलॉजी का कोई साइंटिस्ट एक दीवार में पिन कर देता है, वो तड़पता रहता है, इधर उधर होता रहता है, मगर उस कैद से बाहर नहीं आ सकता। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि मैं जज कर लिया गया हूं। अब प्रूफ रॉक को क्या पता वो जज कर लिया गया है, ये उसके दिमाग के वहम है, फितूर है, उसे किसी ने जज नहीं किया है। अगर जज भी कर लिया होता, बात भी कर ली होती, तो क्या पता वो जो पूरा माहौल है उसके दिमाग में वो खत्म होता। तो यहां वापस कह रहे हैं हाउ शुड आई प्रिज्यूम, हाउ शुड आई बिगिन, मैं शुरू कहां से करूं, फिर मुझे जज कर लिया गया है। टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, मैं शुरू कहां से करूं, हाउ शुड आई बिगिन, मैं क्या, मुझे क्या बताना चाहिए, क्या बताऊं। बट एंड्स का मतलब है उसकी जिंदगी में जो भी फिजूल के काम हो चुके हैं, जो भी व्यर्थ की चीजें हैं, उसके पास तो बट एंड्स हैं, कुछ ऐसी यूनिक बात बताने के लिए कुछ है ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी में तो सिर्फ कॉफी स्पून्स और डेली रूटीन का काम किया है, उसके अलावा वो क्या बताएगा उन औरतों को, कैसे अप्रोच करे वो। हाउ शुड आई प्रिज्यूम, अब क्या करूं मैं, कैसे हाउ शुड आई सपोज, क्या सोचूं, क्या बात करूं मैं। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नो देम ऑल, अब उसके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार ये औरतें भी तो इंसान ही हैं, अप्रोच कर सकते हैं, चलो करते हैं, देखते हैं वो लाइन क्या होगी। एंड आई हैव नोन देम, नोन द आर्म्स ऑलरेडी नो देम ऑल, मैं इन सभी हाथों को जानता हूं। अगेन हाथ से रिप्रेजेंट किसको किया जा रहा है, इंसान को। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट बेयर, आर्म जो, जिसमें हाथ, जिसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेसलेट पहना हुआ है और वो सुंदर बहुत है। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, मगर लैम्प लाइट में उनके हाथों पे हल्के हल्के बाल भी दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रूफ रॉक वापस सोच रहा है कि यार है तो इंसान ही, सारे जो चीजें हैं इंसानों में मौजूद हैं, वो इनमें भी है, मैं डर क्यों रहा हूं। फिर वापस साहस जुटाता है, फिर वापस उसकी एक समस्या खड़ी हो रही है। वापस क्या है, इज इट परफ्यूम फ्रॉम ए ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस। अब वो परफ्यूम है शायद उसी औरत के लगा हुआ, वो उसके साथ वहां पार्टी में बैठे हैं, वो मुझे डाइग्रेस कर रहा, मैं वो बात सोच समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अप्रोच क्या करूं कैसे। वो पहले उसको ब्रेसलेट दिख रहे हैं, खूबसूरत हाथ दिख रहे हैं, फिर वो सोचता है चलो कोई नहीं बात कर लूंगा, इंसानों जैसे ही लग रहे हैं। फिर वो वापस सोच रहा है
ये परफ्यूम है, ये थोड़ा मेरे को परेशान कर रहा है। वो बहाने ढूंढ रहा है अप्रोच करने के लिए, अप्रोच ना करना पड़े उसको कहीं। आर्म्स दैट लाई अलोंग ए टेबल और रैप अबाउट ए शॉल। क्या मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? वो परफ्यूम डिस्टर्ब कर रहा था, हाथ जो टेबल पे रखे हुए हैं या हाथों से जो लिपटा हुआ शॉल है वो क्या डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? बहाना। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, तो क्या अब मैं सोचूं बात करने की? मेरे को नहीं लगता यार इस हिसाब से चीजें हैं। मैं तो माइकल एंजेलो की बातें कर रही थी, मैं कहां इनके सामने टिकता हूं? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, कहीं ना कहीं एहसास कमतरी। एंड हाउ शुड आई बिगिन, शुरुआत कैसे करूं बात? शैल आई से आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स, क्या मैं ये कहूं कि मैं आई हैव गॉन डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स and watch the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows? क्या मैं ये इनसे बात करूं कि जो मैंने देखा, मैंने तो यही देखा है जिंदगी में। सब इंसान कैसे हैं मॉडर्न दुनिया में? डस्क, जो छुपता हुआ दिन है, उसकी नैरो जो स्ट्रीट्स, गलियां हैं, वहां उसने सिगार या सिगरेट पीते हुए इंसानों को शर्ट दबाए हुए ऐसे ही देखा है। और तो कहते मेरे पास कुछ ऐसा देखने के अलावा तो कोई बात ही नहीं, क्या बात करूं मैं? हाउ शुड आई बिगिन, कहां से शुरू करूं? ये वाली बात करूं उनसे? डर रहा है वापस, शायद मैं अपीलिंग ना लगूं। आई शुड हैव बीन ए पेयर ऑफ रेग्ड क्लॉज स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लॉज ऑफ साइलेंट सीज। वापस मेटाफर और सिनेक्डकी दोनों दिख रहे हैं। रेग्ड क्लॉज का मतलब है ये छितरे हुए पंजे, और ये किसके हुआ करते हैं? किसके होते हैं? क्रैब, जिसे अपन केकड़ा बोलते हैं। कहते हैं मुझे वो होना चाहिए था। स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लॉज ऑफ साइलेंट सीज, मैं क्या है, आड़ा टेढ़ा चलता एक समंदर में, समंदर के फ्लोर के ऊपर। क्योंकि प्रोफ्रॉग सीधा तो चल ही नहीं सकते, सीधी बात तो यहां खत्म थी, वो बात करते चीजें बढ़ती ही नहीं। अब वो कह रहा है मेरे को तो ऐसा क्रैब जैसा ही होना चाहिए था, आड़ा टेढ़ा चलता रहता, कोई पूछता भी नहीं। तो प्रूफरॉक अपने आप को केकड़े से कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफर भी है यहां पे। एंड द आफ्टरनून, अगला अब आगे क्या बात कर रहे हैं? एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स asleep tired or it melingers। अब ये वाला हिस्सा है, इसे प्रूफरॉक यही वो हिस्सा है प्रीवेल्जियन नाम से, जहां 32 लाइन थी और इनको 5-7 लाइन में बनाया एजरा पाउंड ने। ये उबाऊ लग रहा था ये वाला कहीं ना कहीं स्टेंजा, तो इसको कम किया गया था। इस स्टेंजा में क्या बात कर रहे हैं? एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली। अब वापस बहाना ढूंढ रहे हैं, दोपहर है, शामें हैं, स्लीप सो पीसफुली। यहां पर्सोनिफिकेशन है, नींद को सोने की तरह बताया, शाम को और दोपहर को सोने की तरह बताया गया है। स्मूथ बाई लॉन्ग फिंगर्स, उनको कहता है लॉन्ग फिंगर, जैसे अपन किसी जानवर को सहलाते हैं, वो उसी पीसफुली सो रही है, उनको सहलाया जा रहा है। asleep tired और it melingers, वो सच में सोई सोई है या वो आलस का बहाना करके ऐसे सोने जैसा महसूस कर रही है। ये वापस प्रूफरॉक को इवनिंग से और मेलिंजर्स asleep से, सोए सोए से कंपेयर किया जा रहा है। कि प्रूफरॉक कह रहा है शाम वगैरह सब ये बहाने ही ढूंढ रही है सोने के, या सोए सोए से लग रही है पीसफुली। यानी वो खुद की बात कर रहा है एक तरह से कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, ये उदासी क्या है, सच में ऐसा कुछ है। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हेयर बिसाइड यू एंड मी, जो अब आपकी और मेरे पास सो रही है। यू एंड मी कौन है? खुद प्रूफरॉक ही है, उसकी पर्सनैलिटी के दो हिस्से, एक यू जो रोमांटिक है, एक यू जो रियलिस्ट है, एक आई जो रोमांटिक है। Should I, after tea, cakes and ices, have the strength to force the moment to its crisis? क्या चाय कॉफी ये सब पीने के बाद मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कोई क्राइसिस के ऊपर बढ़ूं? वापस वही डेली रूटीन पसंद है उसे।
कि अब चाय कॉफी पी ली, क्या अप्रोच करना, ठीक है सब सही जा रहा है। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, कि मैंने मेहनत तो बहुत करी है, खुद को दिलासा दे रहा है, मैं रोया भी हूं, मैंने प्रार्थनाएं भी करी हैं। दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड, बॉट अपॉन द प्लेटर, आई एम नॉट प्रॉफिट। वापस एक एल्यूजन है जॉन द बैप्टिस्ट का। जॉन द बैप्टिस्ट एक सेंट, एक सेंटली फिगर जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी बैप्टाइज करवाया। इस इंसान ने सलोम नाम से एक राजा हुए, उनके अगेंस्ट जाके उनके जो भी आचरण व्यवहार था, जो भी उनका बिहेवियर था वहाँ के लोगों के लिए, रिलीजन के लिए, उसको क्रिटिसाइज किया। और होता यह है लास्ट में इनका सर धड़ से अलग करके प्लेट में लाया जाता है। तो यहाँ वापस प्रूफ रॉक से कॉन्ट्रेरी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रूफ रॉक कह रहे हैं मैं भी प्रार्थनाएं खूब करी है, मैंने भी सब काम किया है, मगर मैं जॉन द बैप्टिस्ट जैसा नहीं हूं। मेरे में वो ताकत नहीं है किसी चीज के लिए खड़े होकर डट के मुकाबला करने की, और मुकाबला भी क्या करना, बात ही करनी थी। तो एक छोटी सी चीज को किस हिसाब से मॉडर्न समाज के बारे में कमेंट एलियट करते जा रहे हैं। अब मैंने कहा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ें इस पोएम को। जॉन द बैप्टिस्ट से प्रूफ रॉक को अगर कंपेयर करें अपन, तो क्या नजर आ रहा है, कितना बड़ा एक विरोधाभास है पहले की दुनिया और अब के लोगों के अंदर, आधुनिक दुनिया के अंदर। एंड हेयर इज नो ग्रेट मैटर, आई हैव सीन द मूवमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर। मैंने मेरी कोई ग्रेट, ये कोई महान बात नहीं है, मैंने मेरी ग्रेटनेस को इधर उधर होते देखा है। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्नीकर, एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड। यहां इटर्नल फुटमैन का क्या रेफरेंस है? पुराने वक्त में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास हुआ करती थी, वो अपने घर पे फुटमैन रखा करती थी, वो जो दरवाजा खोलने का काम किया करते थे। यहां फुटमैन कंपेयर किया गया है डेथ से। तो यहां प्रूफ रॉक क्या कह रहे हैं, आई हैव सीन द डेथ होल्ड माई कोट एंड स्नीकर। वो मेरा कोट पकड़े हुए है, यानी मुझे मृत्यु के तरफ मैं बढ़ रहा हूं, प्रूफ रॉक सोच रहे हैं। एंड स्नीकर, वो मृत्यु भी मुझ पे हंस रही है। एंड इन शॉर्ट, मैं डरा हूं, मैं अफ्रेड हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं बात नहीं कर सकता, मैं अप्रोच नहीं कर सकता, मैं रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकता, क्योंकि आई एम अफ्रेड। इस लाइन में, अब आगे की लाइन में पूछा जाएगा, बात करेंगे प्रूफ रॉक कि ऐसा होता तो क्या होता। प्रूफ रॉक के हिसाब से तो कुछ नहीं होता, मगर जो रीडर है, लिसनर है, वो समझ रहा है कि बेवकूफ, अगर ऐसा होता तो सब कुछ होता, तू कर नहीं पाए। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट, क्या ये बेहतर होता? आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, द marmalade tea among the Procilian, among some talk of you and me, क्या हम दैनिक दिनचर्या में कप्स, मैमलेड, ये एक तरह का ऑरेंज जूस से बनने वाली चीज है, मैमलेड एंड टी, अमंग द पोर्सलीन, अमंग सम ऑफ टॉक यू एंड मी। पोर्सलीन जो पदार्थ है जिससे कीमती जो यूटेंसिल्स है बनाए जाते हैं, उसके बारे में जिक्र है कि क्या होता अगर मैं और वो औरत बैठ के आपस में गप्पे लड़ाते, बात करते। वुड इट हैव बीन वर्थवाइल, क्या ये अच्छा होता? टू हैव बिटन ऑफ द मैटर, मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े मैटर को, बात करने वाले मैटर को एक स्माइल के साथ कर लेता। टू स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल, स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल, वापस एक रेफरेंस है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से, कॉय मिस्ट्रेस से। एंड्रयू मार्वेल की ये पोएम है, मेटाफिजिकल पोएट थे, और इनकी पोइट्री में एक आइडिया था, सीज द डे फिलॉसफी। इस पोएम में अपनी बिलविड को मनाने के लिए एंड्रयू मार्वेल जो स्पीकर है वो कमेंट करता है, हैड वी बट इनफ टाइम, हैड वी बट इनफ वर्ड एंड टाइम, अगर हमारे पास बहुत सारा वक्त होता तो हम क्या करते, आपकी जो शर्म है
हया है उसके बारे में सोचते आप शर्माती रहती बैठी रहती। मगर हमारे पास वक्त नहीं है। टाइम्स विंजिट चैरियट, वक्त का जो रथ है वो दौड़े चले जा रहा है। तो अपनी जो मनकुआ है उससे कह रहे हैं शर्माओ मत, और अपने जो आइडिया ऑफ लव है उसे रेसिप्रोकेट करा जाए। फिर वो कहते हैं उसी लाइन में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में क्या, स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल। स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल का यहां एंड्रयू मार्वल से मतलब था कि आप, हम दोनों का लव, हम दोनों का यूथ, हम दोनों के जो भी व्यूज हैं एक दूसरे से, क्यों ना एक बॉल की तरह आपस में मिल जाएं। तो एक सेक्सुअल इनविंडो यहां दिख रहा है कि वो फिजिकल होने के लिए टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में अपनी बिलवड को मना रहे हैं। यहां प्रूफ रॉक क्या कह रहे हैं, टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद ए स्माइल, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल। वहां तो स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल का अलग मतलब था, और यहां मतलब क्या है कि मैं इस मैटर को खत्म कर लेता, रोल टुवर्ड्स ऑल ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस, या फिर मैं उस औरत से प्रेम कर लेता, या मैं बहुत सारे सवालों का एक गठड़ी बना के उसे भेज देता। आई एम लेजरस कम फ्रॉम द डेड, एक और वापस एल्यूजन है बाइबल से। बाइबल से क्या एल्यूजन है, लेजरस नाम से एक जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर थे, एंड ही गॉट रिसरेक्टेड फ्रॉम द टूम्ब। उसे जीसस क्राइस्ट ने मरने के बाद टूम से वापस जिंदा कर दिया, और उस इंसान को मृत्यु का सच्चाई, जीवन और मौत की पूरी सच्चाई मालूम थी। तो उसका रेफरेंस एलियट दे रहे हैं टू से आई एम लेजरस एंड कम फ्रॉम द डेड, कि मैं भी लेजरस हूं, मुझे ज्ञान बहुत है। हकीकत में प्रूफ रॉक सेल्फ कॉन्शियस है, उसे दुनिया का सब पता है, मगर वो स्टेप नहीं ले पा रहा है। नॉलेज उसे है, स्टेप नहीं ले पा रहा है। कम बैक टू टेल यू, आई शेल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब बात करूंगा, जो क्वेश्चंस का पुलिंदा तुम्हें भेजूंगा। तुमसे ये भी बात करूंगा कि हाउ एम आई एम ए लेजरस, आई नो द होल ट्रूथ ऑफ डेथ। बट सच्चाई ये है, इफ वन सेटलिंग ए पिलो बाई हर हेड, मगर कहता अगर ये सब चीजें करने के बाद भी एक औरत मान लो अपने सर से तकिया सही करते हुए मुझे ये कह दे, शुड से दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज नॉट एट ऑल, मेरी बात को बीच में काटते हुए कहते नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत मत समझो, आप मुझे अप्रोच तो करो मगर मैं आपके प्रपोजल को अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूं, ऐसा कुछ कह दे तो कहता मेरे में क्या बीतेगी। फिर ये इस इंसान के ये सवाल ढूंढ रहा है कि मैं ऐसा कर लेता तो क्या होता। इसने, इसका वहम ये है कर लेता तो मैं कुछ नहीं होता। मेरे को जवाब यही आने वाला था। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थवाइल, क्या ठीक रहती है सब चीजें। आफ्टर द सनसेट एंड डोरयार्ड्स एंड द स्प्रिंकल स्ट्रीट्स, आफ्टर द नॉवेल्स, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर, कि क्या ये ठीक रहता। वापस डेली रूटीन की चीजों की चर्चा कर रहा है कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया में, सो मेनी मोर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसके उनसे अपन खुश है ना, उनको अपन देख रहे हैं ना। आफ्टर द सनसेट, डोरयार्ड, स्प्रिंकल स्ट्रीट, नॉवेल्स, टी कप्स, स्कर्ट्स। स्कर्ट्स का मतलब, स्कर्ट्स ट्रेल का मतलब है विमेन के गाउन से, मगर ये स्कर्ट एक्चुअली विमेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल स्कर्ट विमेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सब चीजें देखने के बाद भी क्या होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, कि इन सब चीजों को मैं देख रहा हूं, बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं, डेली रूटीन की चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं, मगर इट इज इम्पॉसिबल टू से व्हाट आई मीन। मगर कह रहा आप डेली रूटीन तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर अब वापस फंसा हुआ है कि डेली रूटीन तो ठीक है साहब, मगर मेरे को कहना है, मेरे को बात करनी है जो मैं कर नहीं पा रहा हूं। But as if a magic lantern threw the nerves in the pattern of a screen, कि जैसे पुराने टाइम में लैंटर्न होता था, लालटेन हुआ करती थी, उसको दीवार पे जब रखा जाए तो उसको आपकी परछाई दिखाता है। तो कहता सब चीजें ठीक है, मेरा डेली रूटीन भी है, और मैं कैसे बात करूं, मुझे करनी है, क्यों करनी है। ए मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, कि मेरी नर्व्स हैं जैसे मैजिक लैंटर्न है, लालटेन जैसे अपनी परछाई दिखाता है, मेरी नर्व्स हैं वो नजर आ रही होंगी सबकी, कि मैं कितना
एंजाइटी में कितना क्यूरियस हूं, करना है मगर मैं कर नहीं पा रहा हूं। Would it have been worthwhile? क्या ये ठीक रहता? If one settling pillow or throwing off a shawl and turning towards the window and should say, क्या फिर ये ठीक रहता? मैं ये सब चीजें कर लेता, मैं बात भी कर लेता उससे, कि कोई औरत वापस अपना तकिया सही करती हुई, throwing off a shawl, शॉल को फेंकती हुई, शॉल को ठीक करती हुई, turning towards the window, और खिड़की की तरफ मुड़ते हुए ये कह दे कि that is not at all, it is not what I mean at all, कि नहीं ऐसा मत समझो तुम मुझे, मेरे बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो। वापस वही बात, रिजेक्शन का डर है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाओ। नो आई एम, फिर अब मुद्दे की बात पे वापस आ रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है प्रूफ रॉक, क्या कि नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट। शेक्सपियर का प्ले हेमलेट से यहां रेफरेंस है। मैं कोई हीरो, मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूं किसी ड्रामा का, किसी नॉवेल का, किसी प्ले का। नोर वॉज मेंट टू बी, और ना ही मुझे बनना है। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ साथ अटेंडेंट चलते हैं, जैसे हेमलेट में पॉलिनियस है, वो अटेंडेंट है। मैं वैसा हूं, वन दैट विल डू टू स्वेल ए प्रोग्रेस स्टार्ट ए सीन और टू। मैं उन कैरेक्टर में से हूं जो किसी नाटक के सीन को आगे बढ़ाते हैं। नाटक का सेंट्रल फिगर मैं नहीं हूं, मैं तो छोटे कैरेक्टर हूं जो आगे बढ़ा रहे हैं। एडवाइज द प्रिंस, जो प्रिंस को, अपने आप को कितना बुद्धिमान समझ रहा है, जो प्रिंस को ज्ञान देते हैं, मैं उनमें से हूं। मगर पता इस इंसान को सब है, समस्या यह है इनएक्टिव है, इनहिबिशन है, बात नहीं कर पा रहा है। नो डाउट एन इजी टूल, मैं एक इजी टूल की तरह हूं। डिफरेंशियल, जो हमेशा अपने आप को नीचा, हमेशा रिस्पेक्ट की मुद्रा में रहता है, झुकी हुई गर्दन है। ग्लैड टू बी यूज करने में भी खुश। पॉलिटिक, राजनीति की भी समझ है। कॉशियस, सतर्क भी है। मेटिकुलस, फूंक फूंक के कदम भी रखने वाला है। फुल ऑफ हाई सेंटेंसेस, वापस एक एल्यूजन है यहां, फुल ऑफ हाई सेंटेंसेस। जॉफरी चौसर का वर्क कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में एक कैरेक्टर है द क्लर्क। क्लर्क, क्लर्क क्या करता है? पढ़ा लिखा आदमी है, खूब पढ़ा लिखा है, दुनिया की नॉलेज सब है, मगर प्रैक्टिकल इंसान नहीं है। वही प्रूफ रॉक के साथ है, सतर्क है, पॉलिटिक है, हर चीज का ज्ञान है, हाई सेंटेंसेस भी है, ऑक्सफोर्ड उस क्लर्क की तरह। मगर यहां चौसर के क्लर्क की तरह वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। बट ए बिट ऑब्ट्यूज, थोड़ा सा डल विटेड भी हूं, थोड़ा सा बेवकूफ भी हूं। एट टाइम्स, इंडीड, वास्तव में, ऑलमोस्ट रिडिकुलस, ऑलमोस्ट एट टाइम द फूल, वास्तव में मैं बेवकूफ, रिडिकुलस। आई ग्रो ओल्ड, अब ये इस उदासी में और उदास होते हुए कहता है, आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर रोल्ड। आदमी जब बूढ़ा होता है तो वो थोड़ा क्या करता है, शरीर ढीलापन आता है। जब शरीर एक तरह से सिकुड़ता है तो कपड़े छोटे होते हैं, तो मोड़ के पहनने वाला चीज। तो कहता है मैं मेरे ट्राउजर रोल कर रहा हूं। अब ये इस तरह का सिंबल बुढ़ापे के बारे में, इंसान की फितरत को दिखाने के लिए, उसकी उदासी को दिखाने के लिए किस तरह का सिंबल है? क्या पुरानी पोइट्री में ऐसे सिंबल मौजूद थे अपने पास? नहीं। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, अब वापस वो उसी दुनिया में आ रहा है। यार क्या करूं, बात तो करनी है, तो क्या बालों को पीछे रखूं क्या, जिससे मेरे बाल झड़ रहे हैं वो दिखे नहीं? डू आई डेयर टू ईट ए पीच, पीच से उसे लगता है कि क्या पीच खाने से मेरे दांत वगैरह नहीं टूट जाए, कि कोशिश करूं पीच खाने की मैं। ये यहां एक सेक्सुअल इन्वेंडो है। एलियट की कविता में यहां सेक्सुअल इन्वेंडो खूब सारे हैं। पीच प्रूफ रॉक की सेक्सुअल डिजायर के बारे में बात कर रहा है। पीच का पहले भी जितनी कविताओं में रेफरेंस आता है, ये एक सेक्सुअल इमेजरी की तरह समझा जाता है, सेक्सुअल डिजायर की तरह कि, मगर एलियट पूछ रहा है कि मैं क्या कोशिश कर सकता हूं उस चीज की? जवाब हमें मालूम है नहीं। ऐसे ही इमेजरी, ऐसी ही चीजें एलियट ने इस तरह की इमेजरी बाकी दूसरी चीजों में भी दिखाई है। जैसे लिक, मजल, रब, इट्स बैक, ये सारे के सारे इसी तरह की पीच वाली तरह की इमेजरी के ऊपर ही एलियट है, प्रूफ रॉक के जरिए बात कर रहे हैं।
आई शैल वियर वाइट फ्लैनल ट्राउजर्स। फ्लैनल क्या है? एक रुई का सुहाना सा कपड़ा। फ्लैनल शर्ट आप आज भी गूगल पे सर्च करोगे तो फ्लैनल शर्ट एक रुई की तरह, सर्दी की तरह 2 पॉकेट की वो जेब की तरह पहनी जा रही है, शर्ट जैसी लगती है, स्वेटर का भी काम करती है। तो कहता है वो सुहानी सी एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो पहले पहना करती थी, बीच पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं कहीं, तो कहता वो पहनने की मैं ट्राई करूं। एंड वॉक अपॉन द बीच आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच। मैंने देखा मरमेड्स गाने गा रही हैं एक दूसरे से। आई डोंट थिंक दे विल सिंग टू मी। मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए कुछ गा रही होंगी। अब लास्ट की जो 6 लाइनें हैं वो पेट्रार्कन सोनेट का सेस्टेट है, वो दिख रहा है और उनमें लगता है कि मामला रिजोल्व हो जाएगा कविता का, ये आदमी कुछ नहीं करने वाला और ये इंसान नहीं। लास्ट में वी यूज करेंगे। प्रूफ रॉक पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अकेला नहीं। आई हैव सीन देम, किसको? मरमेड्स को। अब इस लास्ट का जो स्टेंजा, इसमें क्या दिखेगा? 2 दुनिया अपन को नजर आएंगी। एक तो सपने की रोमांटिक दुनिया, सपने की दुनिया या रोमांटिक दुनिया, और एक हकीकत की दुनिया। अब इन 2-3 लाइन में प्रूफ रॉक सपने की सी बात कर रहा है। जैसे वो रोमांटिक दुनिया में आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स, मैंने उन मरमेड्स को, या फिर मरमेड के जरिए औरतों के बारे में भी सोच रहे हैं, राइडिंग द सी वेव्स ऑन द वेव्स, मछली की तरह। मरमेड क्या है? मछली की तरह, परी की तरह कोई चीज। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन ब्लैक, वो वेव्स को कॉम्ब कर रही है। कॉम्ब करना पर्सोनिफिकेशन है। मरमेड वेव्स को कैसे, जो लहरें उनको कॉम्ब कैसे कर रही है, वैसा लग रहा है। ब्लोन ब्लैक व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक, जो विंड ब्लो करती है, पानी कभी एक तरफ जाता है वो काला, एक तरफ आता है तो वो खुल के छिछला नजर आ रहा है, कभी सफेद नजर आ रहा है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ सी, ये रोमांटिक दुनिया है, यहां सब कुछ खूबसूरत है, परियानुमा मरमेड है, खूबसूरत औरतें हैं, रोमांटिक दुनिया है प्रूफ रॉक की। वी हैव लिंगर्ड, हम ठहर गए, इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, समंदर के चैम्बर्स में, बाय सी गर्ल्स, समंदर की औरतें, समंदर की लड़कियां, रेथ विद सीवर्ड रेड एंड ब्राउन, जो चारों तरफ से लिपटी हुई हैं शैवाल में, लाल और भूरे रंग के शैवाल हैं, उनमें लिपटी हुई हैं। ये रोमांटिक दुनिया। अब उसका रोमांटिक अप्रोच टूटेगी। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस, जब तक हमें इंसानी आवाजें नहीं बता रही हैं, नहीं आ रही हैं, तब तक रोमांटिक दुनिया में है। इंसानी आवाज जब भी आएगी तब प्रूफ रॉक सपने से जागेगा और क्या होगा? वी ड्रॉन, हम डूब चुके हैं। ये इंसान मरमेड्स की दुनिया में भी, उस खूबसूरत दुनिया में भी डूबने की ही बात कर रहा है। हकीकत से इसका वास्ता नहीं है, रोमांटिक है। हकीकत की दुनिया में, सोसाइटी में जाते ही ये घबराता है और ये पूरी ह्यूमैनिटी के साथ दिक्कत दिख रही है। अब इस कविता के अंदर जो पीडीएफ में आपको जो पढ़ने को चीज मिलेगी, उससे आप जो कुछ चीजें आपको जो दिखे उनको आप सरसरे तौर पे देख सकते हैं। समझने वाली चीज है वो पूरी की पूरी अपन प्रूफ रॉक के बारे में समझ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत पोएम, इस दुनिया के बारे में बात करने वाली, उस वक्त लिखी गई और बात आज के समाज में रेलिवेंट है। अब इस पीडीएफ में आपको दिखेगा, इसको तो अपन ने बहुत खोल के पढ़ा है, जहां जितना जरूरत था उतना इसमें रखा गया है। फालतू नॉनसेंस 10 पेज और डालने में मुझे कोई फायदा नहीं नजर आ रहा था। तो आज की क्लास में इतना ही। वापस कोई दूसरा टॉपिक आप सजेस्ट करें, उस पर अपन बात करेंगे अपनी किताब से ही। किताब छप के आपको अवेलेबल होने ही वाली है, आपके पास होगी कुछ दिनों में। शुक्रिया।